हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। आदिवासी, डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को समझा था। उसमें हम लोगों ने विभिन्न जनजातीय समूहों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि वे कौन कौन से डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। कुछ झूमिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। कुछ हंटर गैदरर थे, कुछ पशु पालते थे और कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके आज कवर करेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. ब्रिटिश रूल के समय जनजातीय लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। What happened to tribal chiefs? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे क्षेत्रों में ट्राइबल चीफ्स इंपॉर्टेंट लोग थे। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. दूसरों की तुलना में इन ट्राइबल चीफ्स के पास ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और उनको अपने क्षेत्र पे शासन करने का और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता था। देखिए, इसको समझते हैं। सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे थे ट्राइबल पीपल, वहां किसी ने कृषि बहुत अच्छे से की तो उसके पास कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस आया, तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और जैसे ही इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तो उसके पास रिसोर्सेज भी आएंगे, तो वो पावरफुल हो जाएगा। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। देखिए, मान लीजिए किसी ने कृषि यानी एग्रीकल्चर बहुत अच्छे ढंग से की, तो उसके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी कृषि अधिशेष ज्यादा आया। जब उसके पास सरप्लस ज्यादा आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी, और जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो उसके पास रिसोर्सेस यानी संसाधन ज्यादा आएंगे, और जब उसके पास संसाधन ज्यादा होंगे तो वो पावरफुल हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति वहां पे पावरफुल हो जाता, वही वहां का सरदार यानी चीफ बन जाता। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस
and decided on the local rules of land and forest management. कुछ जगहों पे इन ट्राइबल चीफ्स की अपनी खुद की पुलिस होती थी। जमीन के लोकल रूल्स यानी स्थानीय नियम ये डिसाइड करने लग गए थे। फॉरेस्ट को मैनेज करने की भी अथॉरिटी इनके पास आ गई थी। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अंडर ब्रिटिश रूल, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। लेकिन जब ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ और उनके अपने नियम कानून आए, तो देखते ही देखते ट्राइबल चीफ्स के पावर और फंक्शंस में परिवर्तन आने लगा। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। दे वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वे आर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। इन ट्राइबल चीफ्स को कई गांव के जमीन का मालिक बने रहने दिया गया और ये अपने जमीन को रेंट पे भी दे सकते थे, लेकिन इनसे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर छीन ली गई और इनको फोर्स किया गया ब्रिटिश अधिकारियों का कानून मानने के लिए। उन्हें कई कई गांव पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. ट्राइबल चीफ को ब्रिटिश के बिहाफ यानी ब्रिटिश का प्रतिनिधि बन के अपने लोगों को डिसिप्लिन में रखना होता था। और तो और ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था, मतलब पैसा देना पड़ता था, तभी ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल चीफ्स को रिकॉग्नाइज करते थे। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। दे लॉस्ट द ऑथोरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमॉन्ग्स देयर पीपल एंड वे आर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। इन ट्राइबल चीफ्स का अपने लोगों के ऊपर जो ऑथोरिटी थी वो खत्म होने लगी। इतने सालों से वे जो काम करते आए थे, जो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो भी अब नहीं हो रहा था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। द ब्रिटिश वेयर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। ब्रिटिशर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर से बहुत परेशानी हुई क्योंकि वे एक जगह नहीं रुकते थे। उनका कोई फिक्स्ड होम नहीं था। वे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी कि वे कोई लैंड रेवेन्यू सिस्टम फिक्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे एक जगह रुकते ही नहीं थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। दे wanted ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये ट्राइबल ग्रुप एक जगह सेटल हो जाएं और वहां खेती करें, किसान बन जाएं। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। सेटल्ड पीजेंट्स वेयर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन पीपल हु वेयर ऑलवेज ऑन दी मूव। जब वे खेती करेंगे और किसान बन जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा और उनसे टैक्स वगैरह लेना भी आसान होगा। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। ब्रिटिशर्स अपने आमदनी के लिए एक रेवेन्यू सोर्स चाहते थे कि कहीं से उन्हें पैसा मिले तो वे जरूरत के सारे काम कर सकें। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स, दैट इज
They measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जमीनों को मापा, उस जमीन का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति के लिए तय कर दिया, उन व्यक्तियों को उनकी जमीन से रिलेटेड अधिकार बताए और उनको कितना रेवेन्यू यानी लगान देना पड़ेगा यह भी फिक्स कर दिया। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। सम पीजेंट्स वेयर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स। कुछ किसानों को लैंड ओनर्स यानी भूमि का मालिक घोषित कर दिया और कुछ को टेनेंट घोषित कर दिया, यानी वे लैंड ओनर के जमीन पे भाड़े पे काम करेंगे। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। द टेनेंट्स वेयर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर, हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। ये टेनेंट लैंड ओनर्स को जमीन का भाड़ा देते और ये लैंड ओनर्स ब्रिटिशर्स को लगान चुकाते। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। झूम कल्टीवेटर्स को ब्रिटिशर्स ने एक जगह सेटल करने का जो एफर्ट किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। सेटल्ड प्लॉ कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। देखिए, सेटल्ड कल्टीवेशन वही हो सकता है जहां पानी अवेलेबल हो और सॉइल फर्टाइल हो। सेटल्ड कल्टीवेशन वहां नहीं हो सकता जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हुई हो। वहां हल चला के खेती नहीं की जा सकती। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स who took to plow cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग अब सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें परेशानी आ रही थी क्योंकि उनके खेत से अच्छी उपज नहीं मिल रही थी, क्योंकि झूमिंग कल्टीवेशन मेनली नॉर्थ ईस्ट में होता था और वहां सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे थे लोग। सॉइल फर्टाइल भी नहीं थी, पानी कम था, तो फसल की उपज भी कम हो रही थी। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। नॉर्थ ईस्ट के झूम कल्टीवेशन करने वाले लोगों ने कहा कि हमें अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही फॉलो करने दिया जाए। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ, विद्रोह हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें जंगल के एक हिस्से में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की इजाजत दी। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट, वन कानून और उनके प्रभाव। The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. जनजातीय समूहों के लोगों का जीवन जंगल के साथ जुड़ा हुआ था। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। So, changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. इन जनजातीय समूहों के लोगों के अपने खुद के
जंगल के कानून होते थे। ब्रिटिशर्स ने जब जंगल के कानून को बदला तो इन जनजातीय समूह के लोगों के जीवन में भी काफी बदलाव आया। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट्स एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स ने अपना नियंत्रण क्षेत्र जंगल तक फैलाया और जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी यानी राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब अब फॉरेस्ट ब्रिटेन की संपत्ति है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स की परमिशन से ही होगा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। Some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित जंगल घोषित कर दिया गया। इन जंगलों से ब्रिटिशर्स को टिम्बर यानी इमारती लकड़ी प्राप्त होती थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन दीज फॉरेस्ट्स पीपल वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की आजादी नहीं थी। रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज करना मना था, जैसे फल वगैरह इकट्ठा करना। शिकार करने की भी मनाही थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने पर भी रोक लगा हुआ था। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। हाउ वेयर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन? ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? देखिए, ये झूम कल्टीवेटर्स जो थे वे सालों साल से वहां पे झूम कल्टीवेशन करते थे। अब ब्रिटिशर्स आके अपना नियम बना के उन पे थोप देंगे तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा, वे कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में बात उनके सर्वाइवल की आ जाएगी। मेनी वेयर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। जो लोग झूम कल्टीवेशन करते थे और उनको रिजर्व फॉरेस्ट में झूम कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया तो उन्हें दूसरे दूसरे जगह जाना पड़ा काम की तलाश में, आजीविका की तलाश में। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट्स दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। जब ब्रिटिशर्स ने जनजातीय लोगों को जंगल के अंदर रहने से मना कर दिया और लोग काम के तलाश में दूसरे जगह जाने लगे, तब ब्रिटिशर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स? समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मजदूर कहां से मिलते? रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने वाले मजदूर चाहिए थे। लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाना था, उसके लिए भी मजदूर चाहिए थे। यहां पे एक वर्ड है स्लीपर, इसको समझते हैं। दी हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड। रेलवे पटरियों के बीच में जो लकड़ी का पट्टा होता है उसे स्लीपर कहते हैं। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विथ ए सॉल्यूशन। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव
झूम कल्टीवेटर्स small patches of land in the forests and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forests. ब्रिटिश अधिकारियों ने यह डिसाइड किया कि झूम कल्टीवेटर्स को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। वे वहां खेती कर सकते हैं और गांव बसा के रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। So, in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. बहुत सारे क्षेत्रों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे फॉरेस्ट विलेजेस बनाए जहां लोग गांव में रह सकते थे, खेती कर सकते थे और जब ब्रिटिशर्स को मजदूरों की जरूरत होती तो उसी गांव के लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करते। इससे ब्रिटिशर्स को रेगुलर बेसिस पे चीप लेबर मिलता रहता। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. बहुत सारे जनजातीय समूहों ने ऐसे कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. उन्होंने नए कानूनों को मानने से मना कर दिया और पहले से जैसे रहते आए थे वैसे ही रहने लगे। कई बार विद्रोह भी हुआ। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. ऐसे ही एक विद्रोह हुआ था 1906 में असम में सोंग्राम संगमा जी के द्वारा और सेंट्रल प्रोविंस यानी आज का जो एमपी का इलाका है वहां पे 1930s में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था कॉलोनियल फॉरेस्ट रूल के खिलाफ। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार की समस्या। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forests more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. 19th century में जनजातीय समूहों को लगा कि ये व्यापारी और मनी लेंडर्स ज्यादा आने लगे थे फॉरेस्ट एरियाज में। वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदना चाहते थे और मनी लेंडर्स इन ट्राइबल पीपल को लोन्स देते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। ये व्यापारी, ये मनी लेंडर्स इन ट्राइबल पीपल को मजदूरी करने के लिए भी पूछते थे। देखिए, ये व्यापारी और मनी लेंडर्स जल्दी जल्दी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसलिए लेने जाते थे क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अंग्रेजों को बेचते थे, कम कीमत पर ट्राइबल पीपल से खरीदते थे और ज्यादा दाम पर मार्केट में बेच देते। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. जनजातीय समूहों को समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो रहा है। जो परिवर्तन आ रहे थे उसके वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, ये उनको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा।
इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। इन द 18th century, इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। 18वीं सदी में यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड थी। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क was highly valued and exports from India increased rapidly. भारतीय रेशम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और लोगों को पसंद आती थी, तो इस वजह से भारतीय रेशम का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था तेजी से। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हुआ, बाजार का विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने ये कोशिश की कि सिल्क प्रोडक्शन यानी रेशम उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि मार्केट में जो सिल्क की डिमांड है उसे पूरा किया जाए। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथल्स रियर्ड ककून्स। झारखंड के हजारीबाग के क्षेत्र में संथल्स रहा करते थे और वे ककून रियर करते थे, यानी रेशम के कीड़े पालते थे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। दी ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू दी ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड दी ककून्स। जो व्यापारी सिल्क का व्यापार करते थे वे अपने एजेंट्स को भेजते थे और इन ककून्स को कलेक्ट करते थे। ये व्यापारी ट्राइबल पीपल को लोन भी देते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। दी ग्रोअर्स वेयर पेड 3 to 4 rupees फॉर 1,000 cocoons। सिल्क प्रोड्यूसर्स को यानी संथल लोगों को 1000 ककून का 3 रुपए से 4 रुपए ही मिलता था। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। These were then exported to बर्धवान और गया where they were sold at 5 times the price। फिर इन ककून्स को बर्धवान या गया में 5 गुना दाम पे बेचा जाता था, यानी 15 रुपए से 20 रुपए पर 1000 ककून। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्धवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। The middleman, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits। ये जो मिडिलमैन थे यानी व्यापारी थे जो सिल्क प्रोड्यूसर्स से ककून खरीदते और एक्सपोर्टर को बेच देते थे, इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटिल। सिल्क ग्रोअर्स यानी जनजातीय लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। जनजातीय समूहों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वे लॉस में हैं, उन्हें कम पैसा मिल रहा है। इस वजह से वे बाजार को और इन व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। दी प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स
who had to go far away from their homes in search of work was even worse. उन ट्राइबल पीपल की कंडीशन तो और खराब हुई जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह गए काम की तलाश में। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. लेट 19th सेंचुरी से ही टी प्लांटेशंस आने लगे और माइनिंग इंडस्ट्री यानी खनन उद्योग भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में सामने आया। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। Tribals were recruited in large numbers to work at the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. टी प्लांटेशंस असम में आए और झारखंड में कोल माइंस आए। इन टी प्लांटेशन और इन कोल माइंस में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, तो इन जनजातीय लोगों को बड़ी संख्या में रिक्रूट किया गया यहां काम करने के लिए। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. जो कॉन्ट्रैक्टर्स इनको रिक्रूट करते थे वे बहुत कम वेजेस देते थे इन लोगों को। ये जनजातीय लोग अपने घर को छोड़ के इतने दूर आके काम कर रहे थे, उन्हें ढंग से पैसा भी नहीं मिल रहा था। फिर वे जब काम छोड़ के वापस अपने घर जाना चाहते थे तो उन्हें जाने भी नहीं दिया गया। आप सोच सकते हैं उनकी कंडीशन कितनी खराब थी। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। A closer look. Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. देखिए 19th और 20th सेंचुरी में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया। इनके विद्रोह करने के कई कारण थे। पहला, कानून में बदलाव। जनजातीय लोगों के जंगल के अपने कानून होते थे जिनको अंग्रेजों ने चेंज कर दिया। फिर दूसरा, जनजातीय लोग सालों साल जिस ट्रेडिशनल वे से रहते आए थे और अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस करते आए थे, फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। फिर तीसरा, नए नए टैक्स इंपोज कर दिए गए जनजातीय लोगों पे, फॉर एग्जाम्पल कैटल टैक्स। और चौथा, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगर मेंस के किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ा तो आप यहां से इन रीजंस को लिख सकते हैं। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने कई बार बगावत की। बदलते कानूनों के खिलाफ, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों के खिलाफ, नए करों के खिलाफ, व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ। The Kols rebelled in 1831-32. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar Rebellion in central India broke out in 1910 and the Worli Revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. 1831 से 1832 में कोल ट्राइब ने विद्रोह किया। 1855 में संथल ने रिवोल्ट किया। 1910 में बस्तर रिबेलियन हुआ सेंट्रल इंडिया में और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली रिवोल्ट हुआ। एक ऐसा ही मूवमेंट हमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में देखने को मिलता है। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने
और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। अब हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा was born in the mid 1870s. The son of a poor father, he grew up around the forests of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local अखाड़ा। बिरसा जी का जन्म मिड 1870s में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। वे बोहंडा के जंगलों के आसपास बड़े हुए। वे भेड़ चराते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते उनका बचपन बीता था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. गरीबी के वजह से बिरसा जी के पिताजी को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था काम की तलाश में। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the Sardars of the community urging the people to revolt. जब वे एडोलेसेंट थे तब वे मुंडा अपराइजिंग यानी मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनते थे। उन्होंने अपने समूहों के सरदारों को भी देखा था विद्रोह के लिए लोगों से बातचीत करते हुए। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. वे लोग उस समय की बातें करते थे जब उनका समूह दिकुओं के उत्पीड़न से आजाद था और उनका मानना था कि उनके परंपरागत अधिकार फिर से वापस आएंगे। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. वे खुद को ओरिजिनल सेटलर्स यानी मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपने जमीन की लड़ाई को मुल्क की लड़ाई मानते थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना किंगडम वापस जीतना है। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा went to local missionary school and listened to the sermons of missionaries. बिरसा जी स्थानीय मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। ये मिशनरी स्कूल क्रिश्चियंस के थे और बिरसा जी स्कूल में सरमन्स यानी उपदेशों को सुनते थे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। There too, he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. स्कूल के सरमन में उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय फिर से स्वर्ग का साम्राज्य वापस पा सकता है और अपने खोए हुए अधिकारों को भी वापस पा सकता है। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. उनको स्कूल में बताया गया कि वे सब कुछ वापस पा सकते हैं अगर
वे अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं और अपनी खराब आदतों को छोड़ दें। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। लेटर, बिरसा ऑल्सो स्पेंट सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। बाद में बिरसा जी ने कुछ समय वैष्णव प्रीचर के साथ भी बिताया। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. उन्होंने जनेऊ धारण किया और प्यूरिटी और पाइटी यानी शुद्धता और दया के महत्व पे फोकस किया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. बिरसा जी जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन लोगों के विचारों से वे बहुत कुछ सीखे और उन विचारों से काफी प्रभावित भी हुए थे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। His movement was aimed at reforming tribal society. उनका आंदोलन ट्राइबल सोसाइटीज की कमियों को दूर करके उसमें रिफॉर्म्स लाने का यानी सुधार लाने का प्रयास था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से कहा कि शराब पीना छोड़ दें, गांव में साफ सफाई रखें और जादू टोने में विश्वास न करें। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बिरसा जी ने मिशनरीज का विरोध किया क्योंकि मिशनरीज जनजातीय लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे और बिरसा जी ने हिंदू जमींदारों का भी विद्रोह किया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. उनका मानना था ये आउटसाइड फोर्सेस हैं और ये मुंडा वे ऑफ लाइफ को नष्ट कर रहे हैं। वो उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। In 1895, बिरसा urged his followers to recover their glorious past. 1895 में उन्होंने लोगों से कहा कि हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट यानी गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करना है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. उन्होंने अतीत के स्वर्ण युग की बात की जिसको वे सतयुग कहते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध बनाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स यानी कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, उन्हें उगाते थे, खेती करके अपनी आजीविका कमाते थे। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. उस स्वर्ण युग में लोग एक दूसरे को नहीं मारते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा जी चाहते थे कि लोग फिर से वैसा ही जीवन जिए, अपनी जमीन पर खेती करे, एक जगह सेटल होके
खेत पे काम करे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. बिरसा मूवमेंट के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यानी राजनीतिक उद्देश्य से ब्रिटिशर्स घबरा गए थे। ये मूवमेंट क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर करना चाहती थी और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहती थी। इस मूवमेंट ने उनको टारगेट किया जिनकी वजह से जनजातीय समूहों को परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडाज वेयर सफरिंग। इस मूवमेंट ने उन सारी बाहरी ताकतों को आइडेंटिफाई किया जिनके वजह से मुंडास को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिन लोगों ने मुंडास का एक्सप्लॉयटेशन किया था। ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वेयर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज ने मुंडास के ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को यानी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स मुंडास की जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, लोन देते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो मुंडास वो लोन चुका नहीं पाते थे और डेप ट्रैप में फंस जाते थे। मिशनरीज मुंडास के ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला तो ब्रिटिशर्स ने भी एक्शन लेना शुरू किया। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। ब्रिटिशर्स ने 1895 में बिरसा जी को अरेस्ट कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की जेल हुई। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support। 1897 में जब बिरसा जी जेल से छूटे तो वो गांव-गांव घूम के लोगों से सपोर्ट गैदर करते रहे। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus, and the Europeans and establish a kingdom under his leadership। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों और बाकी दिकूस के खिलाफ भड़काने के लिए परंपरागत भाषा और सिंबल्स यानी प्रतीकों का सहारा लिया। उन्होंने बोला कि ये यूरोपियंस, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, मिशनरीज रावण हैं और हमें इन्हें नष्ट करना होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि उनके नेतृत्व में एक साम्राज्य की स्थापना होगी जिसमें इन दिकूस को बाहर निकालना होगा। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए
रावण को तबाह कर दे। और ये रावण कौन थे? दीकू और यूरोपियंस। बिरसा's followers began targeting the symbols of Diku and European power. बिरसा जी के फॉलोअर्स यूरोपियन पावर और दीकुओं के प्रतीकों पर हमला करना शुरू कर दिया। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and जमींदार्स। यूरोपियन पावर का सिंबल था पुलिस स्टेशन, चर्चेस, तो लोगों ने इन पे हमला किया और मनी लेंडर और जमींदार के प्रॉपर्टी पे हमला किया। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। दे रेज्ड द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। व्हाइट फ्लैग बिरसा राज का प्रतीक था। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में कोलेरा से बिरसा जी की मृत्यु हो गई और यह मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ गया। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। However, the movement was significant in at least two ways. ये आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. पहला तो इस मूवमेंट ने यह काम किया कि अंग्रेजों को ऐसे कानून लाने पड़े जिसमें दीकूज यानी मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, जमींदार्स जनजातीय लोगों के जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। सेकंड, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. दूसरा, इस मूवमेंट ने यह काम किया कि इसने दिखा दिया कि जनजातीय लोग इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हैं, विरोध करने में सक्षम हैं और कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपना गुस्सा अभिव्यक्त करने, उनका विरोध करने में भी सक्षम है। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. इस मूवमेंट में, इस संघर्ष में लोगों ने अपने खास तरीकों से, अपने खास रस्मों से विरोध प्रदर्शन किया और अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।